ख़वातीन व हज़रात, कैथलिक टीवी में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कैथलिक टीवी कैथलिक ईमान और अक़ीदे का तर्जुमान है। हमारे अक़ीदे का हिस्सा है कि इंसान जिसके लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि वो उसे ज़िंदगी दे और इंसान ज़िंदगी पाए बल्कि कसरत से पाए। कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात आ जाते हैं जो इस कसरत की ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर देते हैं, हलचल मचा देते हैं, परेशान कर देते हैं। ऐसे हालात में, ऐसे वाक़यात में, ऐसी सोच में हमें क्या करना चाहिए? आज हमने एक मौजू लिया है, ज़बरदस्ती की शादी, फोर्स मैरिजेस और ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब, फोर्स कन्वर्शंस। ये एक ऐसा मामला है जो हम आए दिन अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, इसका तजर्बा कर रहे हैं। अच्छा है कि इसके बारे में हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को जानकारी मिले, इन्फॉर्मेशंस मिले, कुछ सूझबूझ मिले, शऊर मिले, ताकि इस मुश्किल से बच जाएं। और खुदा न खास्ता, खुदा ना करे कभी इस मुश्किल में पड़ भी जाएं तो फिर क्या करना चाहिए? इसके लिए आज हमने CTS और उसके वकला को दावत दी है जो इस पर काम कर रहे हैं। CTS क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट एक फलाही तंजीम है जो क्रिश्चियन है और क्रिश्चियंस के लिए बल्कि तमाम इंसानों के लिए काम कर रही है जो ऐसी ही मुश्किलात में फंस जाते हैं। तो आज मैं उनकी पूरी टीम को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले कैथरीन सपना जो को-फाउंडर भी हैं और साथ साथ एग्जेक्टिव डायरेक्टर भी हैं। कैथरीन, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उनके साथ हैं जनाब नदीम हसन, 18 साल से वकालत के शोबा से मुंसलिक हैं। उनका तलक शदारा टाउन से है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। CTS में वो लीगल हेड हैं। सर, मैं आपको कैथलिक टीवी में वेलकम कहता हूँ। उनके साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो CTS के एक और एडवोकेट हैं, उनका नाम है कैसर जॉन। वो भी वकालत के शोबे से तलक रखते हैं, पिछले 13 साल से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो CTS में लीगल एडवाइज़र हैं। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ हैं जनाब हारून रांझा साहब। आप एडवोकेट हैं, पिछले 18 साल से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी वो CTS में लीगल एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहे हैं। एडवोकेट हारून रांझा, मैं आपको कैथलिक टीवी में वेलकम कहता हूँ। सर, आपसे शुरू करते हैं। ये जो बड़ा इशू है, जबरी शादी और जबरी तब्दीली मज़हब, ये है क्या? फादर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने CTS की लीगल टीम को इस काबिल समझा, हमें यहाँ पर मदऊ किया, और मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो आपने आज का जो टॉपिक चुना है ये इंतहाई ज़रूरी है और ख़ुसूसन हमारी कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, उनको इसके बारे में जानना चाहिए। जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है कि फोर्स्ड मैरिजेस या फोर्स्ड कन्वर्जन है क्या। फोर्स मतलब जबरन किसी भी शख्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उससे कोई भी काम करवाना। कोई भी ऐसी शादी जो ख़ुसूसन उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर दी जाती है, जिसका हक़ जो है सिर्फ़ खुदा ताला ने अपने पास रखा है और या उस इंसान के पास है कि वो अपनी फ्री कंसेंट के साथ किसी से भी शादी कर सकता है। तो जब इस मामले को इंसान अपने हाथों में ले लेता है और जबरन जब किसी की शादी किसी शख्स के साथ करवा दी जाती है तो ये जबरी शादी कहलाती है। और जो फोर्स कन्वर्जन है, जबरी मज़हब तब्दीली है,
इसका तल्लुक भी रब का और इंसान का है। मज़हब टोटली रब और इंसान के दरमियान एक तल्लुक है। जब इंसान इसको भी अपने हाथों में लेता है, इस इख्तियार को भी अपने हाथों में लेता है और जबरी फोर्सिबली किसी तशद्दुद के ज़रिए उसका मज़हब तब्दील करने की कोशिश करता है या उसका मज़हब तब्दील करता है उसकी विल के बगैर, उसकी मर्ज़ी के बगैर, तो ये फोर्स्ड कन्वर्जन कहलाता है, जिसे जबरी मज़हब तब्दीली कहते हैं। सर क्या सर जॉन आप ज़रा इस पे रोशनी डालेंगे कि ये जो जबरी तब्दीली मज़हब है या जबरन शादी है, ये आमतौर पर कितनी उम्र के बच्चे हैं या नौजवान हैं जिनको टारगेट किया जाता है? जी थैंक यू फाज़ जी। इससे पेशतर के मैं आपको बताऊं इसके ताल्लुक़ से मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि आपने हमें यहाँ बुलाया और स्पेशली ताकि हम अपनी कौम को, अपनी कम्युनिटी को बता सकें इन सारे मामलात के बारे में। एक्चुअली मेरा, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा ताल्लुक़ CTS से है, क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट। हम पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं कोई वाक़या होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है, हमें कॉल के ज़रिए या हमारे लोग जो हमारे बहुत जो हमें इत्तला करते हैं, हमें बताते हैं, तो हम फ़ौरन उनके लिए जो है निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो इसी तौर से हमने जो है लाहौर में, गुजरांवाला में, शेखुपुरा में और कराची, हैदराबाद में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जब हमने ट्रैवल किया तो जो ज़्यादातर फोर्स कन्वर्जन है वो सिंध के एरिया में है। ठीक है, लेकिन हम इससे भी इनकार नहीं करते कि पंजाब के एरिया में नहीं है। मुझे ऐसे लगता है जैसे पंजाब में भी अब ये केस ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए। जी फजी, असल में जो पंजाब में है इसकी नौयत फ़र्क है और रेशो भी फ़र्क है सिंध के लिहाज से, लेकिन पंजाब में भी है, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि ये जो टीनेजर लोग हैं, स्पेशली इस उम्र के जो लोग हैं, इनमें ये रेशो ज़्यादा है पंजाब के एरियाज़ में और हमारी कम्युनिटी में। हम देखते हैं कि सिंध में जो है वो हिंदुओं की कम्युनिटी चूँकि ज़्यादा है और हिंदू लोग जो हैं वो सिंध में आबाद हैं, इंटीरियर सिंध में और इसके राउंड अबाउट जितने लोग हैं वो हिंदू लोग ज़्यादा हैं। तो हिंदुओं में जो है स्पेशली जो है फोर्स कन्वर्जन ज़्यादा है। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, उनमें ये जो सारे मामलात हैं, फोर्स कन्वर्जन है, ये ज़्यादा है। और इनमें हम देखते हैं कि जो हमारी 11 से 16-17 साल की बच्चियां हैं वो स्पेशली उनको जो है कन्वर्ट किया जा रहा है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हमारी नस्ल कशी की जा रही है और स्पेशली बाय फोर्स उनको जो है कन्वर्ट किया जा रहा है। मैं ना जनाब नदीम हसन साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या अट्रैक्ट करता है बच्चों को, कम उम्र लोगों को या जो बालक भी हैं, हमारे बच्चे जो हैं, क्या अट्रैक्ट करता है? क्या वजूहात हैं कन्वर्शंस की? कुछ वजूहात भी तो होंगी ना, वो कौन सी वजूहात हैं जहाँ जाके नौजवान या कम उम्र जो बच्चे हैं वो अपना मजहबी तब्दील कर लेते हैं और कहीं जबरन शादी भी हो जाती है? फादर जी, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज हमें इनवाइट किया कि हम आपके प्रोग्राम में आकर अपनी कौम के बारे में, अपनी नौजवान बच्चियों के बारे में बात कर सकें। पर जहाँ तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो फील्ड में हमें अक्सर फेस करना पड़ता है, वो ये होता है कि सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए या अपनी फैमिलीज़ को कुछ तरबियत देने की ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि मैंने देखा है कि हम जब गैर मसीही लोगों को अपने घरों में आने की दावत देते हैं और नौजवान बच्चियों के ज़रिए उनको सर्व करवाते हैं, उसके बाद फिर मामलात दूसरी तरफ जाते हैं। और सेकंड जो बात आपने की है कि फोर्स कन्वर्शन वाली बात, इसमें होता क्या है कि नौजवान बच्चियों को जब वो शादियां करती हैं तो उसमें लॉ तो मौजूद है, क्योंकि अगर चाइल्ड मैरिज स्टेन एक्ट बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे अगर मेल है तो उसके लिए एज 18 साल है
और अगर फीमेल है तो उसके लिए एज 16 साल है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दी है जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें उन्होंने एज जो है वो 18 साल मुकर्रर की है लड़कियों के लिए भी। लड़कियों के लिए भी उन्होंने वहाँ पे वो है, जजमेंट का नाम है मुमताज़ बीबी वगैरह बनाम है कासम वगैरह, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वेदर वो मेल हो या फीमेल हो, एज 18 साल ही होगी। बालक हाँ जो जी, मेल हो फीमेल हो 18 साल ही। 18 साल है। ठीक है। उसके लिए देखिए उसमें बड़ा जज साहब ने बड़ा उसको एक्सप्लेन किया है, बड़ा एलेबोरेट करके बयान किया है कि ये नहीं होता फिजिकल, शादी का मकसद फिजिकली जवान होना नहीं होता, ग्रोथ होना नहीं होता, शादी के बाद और भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, मेंटली भी वो हाँ जी, मैच्योर हो। हाँ जी। उसके बाद होता क्या है कि लॉ यहाँ पे पासपोर्ट एक्ट में अगर देख ले तो वहाँ पे भी 18 साल एज है, नादरा एक्ट देख ले तो वहाँ पर भी 18 साल एज है, वोट के लिए देख लें तो वो भी 18 साल एज है, तो फिर शादी के लिए क्यों नहीं 18 साल? जिंदगी के बाकी मामला 18 साल से जुड़े हैं। हाँ जी। तो ये वाला शादी का मामला 16 साल क्यों है? तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो कन्वर्शन वाली जो बात आपने की है, क्वेश्चन किया है, कन्वर्शन यहाँ पे इस तरह हो रही है कि यहाँ पे लोग करते क्या है कि इस बात का सहारा लेने के लिए बच्चियों को कन्वर्ट कर दिया जाता है कि जब वो देखते हैं कि बच्ची की उम्र, यहाँ पे तो लॉ बिल्कुल क्लियर है कि एज अगर बच्ची की 18 साल से कम है या 16 साल से कम है, लॉ बिल्कुल क्लियर है, तो यहाँ पे अगर कोर्ट प्रोसीडिंग हमारे खिलाफ होगी तो हम फंस जाएंगे। तो वहाँ पे फिर कन्वर्शन का सहारा लेते हैं। और यहाँ पे मैं इस आपके चैनल के साथ से ये बात भी कहना चाहूँगा, और जहाँ पे कन्वर्शन की बात आती है कि मज़हब तब्दील हो गया है, तो वहाँ पे फिर लॉ भी सारा साइलेंट हो जाता है, कोर्ट में भी प्रैक्टिस फिर फ़र्क होना शुरू हो जाती है। जब देखते हैं कि इस्लामी सर्टिफिकेट आ गया है तो हर चीज़ों पे फिर लॉ भी साइलेंट, हर चीज़ प्रैक्टिस जो ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए मैं जो समझता हूँ कि लॉ तो मौजूद है लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, प्रैक्टिस जो है गलत हो रही है। यहाँ पे कोर्ट्स में भी इसके लिए लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है। ठीक है कैथरीन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आप CTS के ज़रिए ये सारी खिदमत भी कर रहे हैं कि जो हमारी लड़कियां या इवन ख़वातीन भी जो जबरन शादी और जबरन तब्दीली मज़हब का शिकार होती हैं, वो किस किस्म का माइंडसेट, किस किस्म की सोच रखती हैं जो इसका शिकार होती हैं। दूसरा, फिर आप किस तरह उनकी मदद करते हैं? सबसे पहले तो कैथलिक टीवी का शुक्रिया जिन्होंने आज हमें इधर आने की दावत दी। और मेरे ख्याल से फोर्स कन्वर्जन एक बहुत बड़ा इशू रहा है क्रिश्चियन कम्युनिटी का, जो सालों से चला आ रहा है। और अब जो है वो ग्रेजुअली केसेस जो हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, और हमारे लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, क्रिश्चियन लड़कियों के लिए जो मुश्किलात हैं वो उनमें इजाफ़ा हो रहा है। CTS जो है ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है, ख़ास तौर पर माइनॉरिटी की जो ख़वातीन हैं जब वो वायलेंस का शिकार होती हैं, जब फोर्स कन्वर्जन होता है, अबडक्शन के केसेस होते हैं या फिर जबरी शादियां भी, तो हमारी जो वकला की टीम है, हमारे पास 6 लॉयर्स हैं जो डेली ऑफिस में बैठते हैं, और मुख्तलिफ लोग जो CTS को अप्रोच करते हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है उनके लिए वो कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, फिर उनके लिए कोर्ट्स में केसेस भी परस्यू करते हैं। तो इन ख़वातीन को हम अपने पास शेल्टर की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, और ये ज़्यादातर हमारे पास अंडर एज लड़कियों के केसेस आते हैं। 11 साल से 15 साल की लड़कियां ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं, जिनको ज़बरदस्ती अगवा करके उनके साथ रेप किया जाता है। उसके बाद फिर उनको
ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवा के फिर शादियां रचाई जाती हैं। तो हमारे पास बहुत डिफरेंट केसेस आते हैं। अब जबरी शादी सिर्फ ये नहीं कि जो लड़की अगवा हो जाए तो फिर उसकी शादी तो हो जाती है जबरन और मज़हब भी तब्दील हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में माँ बाप भी जल्दी शादी कर देते हैं। सेम वही चीज़ आ जाती है कि जब लड़कियां फिज़िकली लगता है कि ये जवान हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, तो बग़ैर सोचे समझे कुछ वालिदैन उनकी शादियां कर देते हैं। उनको ये नहीं मतलब कि उनकी जो बॉडी है वो कितनी मैच्योर है, उनको कितनी समझ है, या लड़कियां इतनी काबिल हो गई हैं कि वो अपना घर बार जी मेडिकली उनके लिए कितना नुकसान हो सकता है, बस वो अपना एक बोझ सर से उतारने के लिए उनकी शादियां कर देते हैं। फिर उनके भी कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आते हैं। वही लड़कियां जिनकी ज़बरदस्ती शादी होती है वो फिर समटाइम्स शादी के बाद भी भाग जाती हैं। ये एक छोटी उम्र है, ये एक कच्ची उम्र होती है जिसमें लड़कियां बहक भी जाती हैं। और कुछ केसेस में तो हम समझते हैं कि लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है जहाँ पर उनको बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं होता कि उनके साथ आगे जाके क्या सलूक होने वाला है। ठीक है। तो जब वो इस तरह का कोई गलत कदम उठा लेती हैं कि घर से भाग गई और जाके शादी कर ली, लेकिन उनका कतई ये इरादा नहीं होता कि वो मज़हब भी तब्दील करेंगी, या उनके जहन में भी ये चीज़ कभी नहीं होती। जब मज़हब की तब्दीली की बात आती है तो फिर वो समझती हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, या वो समझती हैं कि हमारे साथ ज़बरदस्ती शादी हो रही है। फिर उनके लिए वापसी का रास्ता भी मुश्किल हो जाता है। इन केसेस में फिर जब कभी साल के बाद, 6 महीने के बाद, जब लड़कियों को मतलब ये समझती हैं कि हम शायद वापस जा ही नहीं सकते, लेकिन अगर हिम्मत करके वो अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश भी करें तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि माँ बाप में इतनी जुर्रत ही नहीं होती कि वो लड़कियों को वापस ले आए। तो रास्ता क्या है फिर? अगर साल के बाद, 6 महीने के बाद, इवन 6 दिन के बाद ये पता चल जाए कि मैं तो दौड़ी थी शायद चीज़ों के लिए, लेकिन ये तो नहीं मुझे पता था कि मेरा मज़हब ही तब्दील हो जाएगा। अगर 6 दिन के बाद ही उसको पता चल जाता है कि काम गलत हो गया है, कि मैंने तो इस लड़के के साथ भागना चुना था, इसका मज़हब तो नहीं अपनाने का इरादा किया, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि जब वो कहती हैं कि अच्छा जी मैंने तो मज़हब तब्दील नहीं करना, तो उनके साथ फिर जुल्म होता है। हमारे पास एक मैं केस की मिसाल देना चाहूँगी। जरामाला से हमारे पास एक केस आया था, मैं नाम अभी नहीं मेंशन करूँगी, लेकिन फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो लेकिन जो लड़की थी उसकी एज 15 साल थी। जब उसको अगवा किया गया और उसको फिर जब ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद उसको कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तो उसने कहा कि मैं मज़हब नहीं तब्दील करना चाहती और ना ही मैं करूँगी कभी। और उस लड़की के साथ इतना जुल्म किया गया कि उसको नीचे ज़मीन पर फेंक कर उसका ये पूरा जो मुंह है ये मसल दिया गया, नीचे मसल दिया गया पाँव रख के, और उसके बाद उसकी ये जो कॉलर बोन है ये तोड़ दी गई। उसको इस कदर ज़्यादती का निशाना बनाया कि उसकी जो पसलियाँ हैं ये भी टूटी। तो उसके बाद उसको बाहर फेंक के कि शायद ये ऐसे ही मर जाएगी। तो लेकिन किसी ने उसके रास्ते में हेल्प की और फैमिली को इन्फॉर्म किया, तो फ़ौरन से फैमिली ने हमें कांटेक्ट किया CTS को। तो हमारी टीम पहुंची और उसको हॉस्पिटल लेके गए। फिर उसके बाद जब उसका मेडिकल कर रही थी जो डॉक्टर्स थी, तो उनको जब पता चला कि अच्छा ये इस तरह का केस है, तो वो लड़की को कहती हैं कि तू इन्हें छितर भी खा लेने तो तू इस्लाम कबूल कर लेंदी तो की जाना सी। तो लेकिन बहरहाल उसने उधर भी कहा कि मैं सिर्फ खुदावंद को मानती हूँ, मेरा सिर्फ जीसस पे बिलीव है और मैं कभी भी अपना मज़हब तब्दील नहीं करूँगी। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अरुण साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये कौन सी वजूहत होती हैं जो हमारे बच्चों को इस तरफ लेकर जाती है? क्या अट्रैक्शन है यार
जैसा कि अभी नदीम साहब ने भी इस बात को मेंशन किया था, तो ये सबसे पहले मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ एजुकेशन है कि हम अपने बच्चों की एजुकेशन इस तरीके से नहीं कर सकते, जिसमें हमारे खुसूसन जो क्रिश्चियन स्कूल हैं वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं इस बच्चे की एजुकेशन में। आप जैसे जो लोग हैं एज ए प्रीस्ट जो आप लोग खिदमत कर रहे हैं, एक वो चर्च के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा सकता है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, शऊर दे सकें कि ये क्या है। दूसरा खुसूसन ये जो केसेस हैं वो टीनेजर्स में ज़्यादा हैं, ये फोर्स्ड मैरिजेस के भी, फोर्स्ड कन्वर्जन के भी जो हैं वो केसेस जो हैं वो टीनेजर्स में ज़्यादा है। उसमें यह है कि हमारे जो मोस्टली हमारी कम्युनिटी में लोग हैं उनकी माँ बाप की अपनी प्रॉपर जो है वो एजुकेशन नहीं है, उनकी अपनी कोई प्राइवेसी नहीं है, जिसके वजह से बच्चे जो हैं बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। घर में तो वो कैसे न कैसे हो जाते हैं मामला, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। और जब वो देखते हैं कि ये चीज़ें हैं तो लोग तो ट्रैप करने के लिए बैठे हुए हैं बच्चों को, तो वो इस तरह से ट्रैप करते हैं। जैसा कि मैडम ने मेंशन किया, वो देखें मैच्योर लड़की थी, वो तो बर्दाश्त कर गई सब कुछ। ये जो टीनेजर है हमारी बच्चियां जो हैं, ये इतना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती जुल्म। जल्दी बच्चे होते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो फिर उस ट्रैप में फंस जाते हैं और वो फिर अपनी मर्जी से, जैसा वो कहते हैं कि इसी में हमें पहले लोगों की ये सोच को बदलना पड़ेगा कि हमारी जो कम्युनिटी में जो भी लोग जाते हैं, चाहे वो कोर्ट मैरिज के सिलसिले में जाते हैं या कैसे भी होते हैं, उनको सबसे बड़ा ये यकीन करवाया जाता है कि आपकी बचत जो है वो कानूनी इसी तरीके से हो सकती है कि अगर आप जो है वो कन्वर्ट हो जाओगे या इस्लाम कबूल कर लोगे। मैं समझता हूँ कि ये एक पंजाब में जो सिलसिला चल रहा है ये थ्रू ट्रैप है कि बच्चों को ट्रैप किया जाता है और सिंध में बाकायदा अगवा किया जाता है। उसमें अगवा की रेशो ज़्यादा है, यहाँ भी अगवा की रेशो है लेकिन वो बहुत कम है। यहाँ पर ज़्यादा ट्रैप किया जा रहा है, बच्चों को ट्रैप करते हैं और फिर वो कन्वर्जन की तरफ लेकर जाते हैं। नदीम साहब, जब ये केसेस आप लोगों के पास आ जाते हैं, CTS के पास, कोर्ट में क्या चैलेंजेस होते हैं? कोर्ट में फादर जी, सबसे पहले तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कन्वर्शन का मामला है आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें ये फेस करना पड़ता है कि यहाँ पे मैं एक केस है वो कोड करना चाहूँगा जो बगैर नाम लिए। ठीक है। हमें ननकाना साहब में एक केस फेस करना पड़ा, वहाँ पे तकरीबन पूरी बार को हमें फेस करना पड़ा। फिर जहाँ पे उन्होंने देखा कि लड़की कन्वर्ट हो चुकी है और इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो वहाँ पे पूरी बार को हमें फेस करना पड़ा। इवन कि वहाँ पे जज साहब का भी एटीट्यूड बड़ा फ़र्क था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि बच्ची को हमने बड़ा सक्सेसफुली वहाँ से रिकवर किया, उसकी स्टेटमेंट करवाई 164 की, और उसके बाद हम रिकवर करके लाए। क्योंकि यहाँ पे जो भी बंदा देखता है कि इसने किसी लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो वो ये समझता है कि अब मेरा फ़र्ज़ बन गया है इसको प्रोटेक्ट करना। कैसे जॉन साहब, ये 164 है क्या? ज़रा थोड़ा सा, बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शायद उनको ये पता भी ना हो। कोई भी शख्स जब किसी को रिकवर किया जाता है तो स्पेशली मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो जो बयान दिए जाते हैं उसको 164 की स्टेटमेंट कहते हैं या बयान कहते हैं, या 64 के बयान भी लोग आमतौर पे इसको कहते हैं, लेकिन ये 164 के बयान है। ज़्यादातर लोग जो हैं उनके ज़हन में यही है कि वो, मैंने कई लोगों से सुना कि असी 64 दे बयान कराने ने, जबकि ये 164 है। इसका वो बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैंने किधर जाना है। ये दो तरह से होते हैं। तो मैं कैसे साहब के क्वेश्चन कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें। अमूमन होता गया कि 164 की स्टेटमेंट उस वक्त होती है जब FIR लॉज होती है। ठीक है। क्योंकि लोगों को अमूमन ये नहीं पता होता कि हालांकि FIR लॉज नहीं होती, लोग कहते हैं जी 164 की स्टेटमेंट करवा दें जी। 164 की स्टेटमेंट उस वक्त होगी मैजिस्ट्रेट साहब के पास जब FIR लॉज होगी। FIR की कॉपी लगेगी तो फिर 164 की स्टेटमेंट होगी, उसके बगैर 164 की स्टेटमेंट नहीं हो सकती FIR के बगैर। अरुण साहब, देखिए, हमारे लोगों को अभी लॉ का इतना तो नहीं पता है, ठीक है। जब ऐसा कोई केस हो जाए वो क्या करें? वो सिंपल सी एप्लीकेशन लेके थाने दे देते हैं। हकीकत में कौन सा रास्ता लेना चाहिए? असल में ये भी एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि वो समझते हैं कि जो
कोई बंदा भी पढ़ा लिखा है ना वो एप्लीकेशन लिख सकता है, वो बंदा पढ़ा लिखा तो हो सकता है लेकिन कानूनदान नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसलिए मैं मशवरा देना चाहता हूँ इस कैथोलिक टीवी चैनल के थ्रू कि उनको चाहिए कि वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढें जो चलो वकील ना हो लेकिन कानून को समझता हो और उसके मुताबिक वो एप्लीकेशन लिखे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आती हैं, लिखा तो बड़ी तमहीद बांधी होती है लेकिन में उसमें एक भी ऑफेंस अट्रैक्ट नहीं हो रहा होता। और दूसरी बात, ये जो वालिदैन बेचारे जाते हैं तो क्योंकि ये हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो जब कोई एप्लीकेशन बेचारे लेके जाते हैं ना, जैसे नदीम साहब ने वो जिक्र किया है कि वो जब ये इस तरफ से उस तरफ चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो वो ना तो इस बात को मानते हैं कि इस उम्र में शादी नहीं हो सकती, ना वो इस कन्वर्जन को मानते हैं कि बच्चा बालग है नहीं बालग है, हम इस बात को मानते नहीं है, बस शादी कर ली है बात ख़त्म होगी। इसमें हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो है ना उनको बड़ा क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वहाँ पर हर शख्स बैठा है वो अपनी ही तशरीह निकालता है कानून की, नहीं ये हो सकता है, जबकि कोर्ट कुछ कह रही है, कानून कुछ कह रहा है, लेकिन वो अपने हिसाब से जो है वो चला रहे हैं। इसमें हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो बड़ा रोल अदा कर सकती हैं, अगर वो फेयर हो जाएं ये तमाम तर कबाहतों से बचा जा सकता है। कैथरीन, जब एक लड़की वो कम उम्र है या बालिग है, जब रिकवर हो जाती है फिर आप लोग क्या करते हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारे पास शेल्टर फैसिलिटी है। वो लड़कियां जो माँ बाप नहीं जिनको रख सकते सिक्योरिटी की वजह से, या जो कई दफ़ा वैसे ही गैरत के नाम पे वो रिफ्यूज गैरत के नाम पे भी रिफ्यूज़ करते हैं। दूसरा जो मुस्लिम पार्टी होती है उससे भी उन पे प्रेशर होता है कि वो लड़की को दोबारा अगवा ना कर लें, तो उस सूरत में हम फिर उनको अपने शेल्टर होम में रखते हैं। ये लड़कियां जो जिनके साथ ये ज़्यादती के, जबरी तब्दीली मज़हब के और जबरी शादियों के केसेस होते हैं, वो बहुत सख्त ट्रॉमा में भी होती हैं और उस सूरत में भी उनको समझ नहीं आ रही होती कि अब उन्होंने क्या करना है। और हमारे पास स्टाफ है जो प्रोफेशनल है, लीगल एड है, लीगल एड के साथ साथ जो ट्रॉमा काउंसलिंग है उसके लिए भी साइकोसोशल काउंसलिंग के लिए हमने स्टाफ हायर किया हुआ है जो उनके साथ उनको ट्रॉमा से निकलने में मदद करते हैं। उसके अलावा शेल्टर होम में हमने काफ़ी ज़्यादा इंडोर एक्टिविटीज़ रखी हैं ख़वातीन के लिए, जिसमें वो इन्वॉल्व होती हैं और अपने उनका ध्यान बटाने के लिए कि वो इस सदमे से बाहर आ सकें, वो अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें और अपने फ्यूचर को बेटर बना सकें। कुछ केसेस ऐसे हैं जो आपने रिकवर किए, आप लोगों के पास आए और फिर बाइज़्ज़त वापस अपने घर जाके नॉर्मल लाइफ बसर की? बिल्कुल, हमारे पास अभी 2023 के केसेस की मैं बात करूं तो हमारे पास अबव 60 ख़वातीन थीं जिन्होंने शेल्टर लिया, जिनमें मेजॉरिटी में पंजाब से, मेजॉरिटी यंग लड़कियों की थी। और जब आप यंग कहते हैं कम उम्र की बात, कम उम्र, अंडर एज लड़कियां, 18 साल से कम है जी। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमने जो फ्री लीगल असिस्टेंस दी है वो 176 केसेस में 23 में किया है। तो ये देखिए बहुत हाई नंबर जी है। ये नंबर बढ़ रहा है और जिसके लिए हम काफ़ी वरीड भी हैं और कंसर्न भी हैं कि इसके लिए कोई रोकथाम होनी चाहिए। तो शेल्टर होम में हमने लड़कियों के लिए ट्रेनिंग्स का इंतज़ाम किया है, जिसमें टेक्निकल ट्रेनिंग था कि इनको नॉर्मल लाइफ में किस तरह बहाली आप लोग देते हैं? जी, जब लड़कियां हमारे पास ज़्यादा तादाद में आना शुरू हो गई तो फिर ये था सारा दिन वो फ्री घर में होती थी, तो हमने फिर सोचा कि जब ये वापस जाती हैं और वापस अगर इनको किसी के घर में जाके काम करना पड़ता है या वापस इसी तरह से सोसाइटी में निकलना पड़ता है तो ये तो फिर विक्टिमाइज जी उसी माहौल में भी जाएंगी और इनके साथ दोबारा भी कोई ऐसा हादसा पेश आ सकता है।
तो उसके लिए फिर हमने ट्रेनिंग्स का इंतज़ाम किया और हमने उनके लिए ब्यूटी पार्लर और मेल और फीमेल प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स उनके लिए अरेंज की, जिसमें हम अभी तक तकरीबन 60 लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिनको सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। तो जब यहाँ से ये लड़कियाँ निकलती हैं तो फिर ये अपना हमने इनको ब्यूटी सैलून बना के दिए हैं ताकि ये ट्रेनिंग करने के बाद भी बैठी ना रहें, ये अपना काम कर सकें और अपनी जो है जी उसको अर्निंग अच्छी हो सके इनकी। मैं ना लीगली तौर पे ये जानना चाहूँगा कैसर जॉन, ये सारे लीगल प्रोसेस जब आप कर रहे होते हैं तो माँ बाप कितना तावन करते हैं आप लोगों? कई दफ़ा ऐसा होता है कि फैमिली हमारे साथ बड़ी कोऑपरेटिव होती है और हमारे साथ तावन कर रही होती है। हम स्पेशली देखें, जब तक कोई बंदा आता नहीं है, कोई मदई नहीं बनता, हम तब तक लीगल प्रोसेस नहीं कर सकते। किसी ना किसी को तो मदई बनना पड़ता है, ठीक है। देखिए, जब भी कोई ऐसा मामला होता है, कोई FIR लॉन्च होती है, तो स्पेशली हम उसके लिए उसकी रिकवरी के लिए हेबियस लगाते हैं कोर्ट में, तो उसमें किसी न किसी को मदई बनना पड़ता है। फिर उसमें हम कोशिश करते हैं कि माँ बाप की तरफ से माँ आ जाए, ज़्यादा बेहतर है, बाप आ जाए या भाई आ जाए। सम टाइम ऐसा होता है कि फैमिली जो है ना वो नहीं कर रही होती तावन, ठीक है, वो इस हद तक तो करती है, तो जब लड़की आके सामने डिनाई कर देती है तो उनके लिए मसला बन जाता है, या बाप नहीं कर रहा होता तो कई दफ़ा माँ करती है, बाप नहीं करता है, ऐसे मिला जुला रुझान रहता है। एक केस में ऐसा हुआ कि वो माँ जो थी, ये हाई कोर्ट में रिसेंटली ना, तो माँ को हमने कहा जी टाइम ले दे थोड़ा, माँ बात करना चाहती है। उन्होंने कहा जी सिर्फ माँ ही मिल सकती है, ना बाप मिल सकता है, ना भाई मिल सकता है। तो जब तक माँ बातें करती रही आधा पौना घंटा, लड़की कहती ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही होगा, जो आप कह रही हैं ऐसे ही होगा। और जैसे ही वो कोर्ट के अंदर गई, उसने कहा जी नहीं, मैं तो इसी शख्स के साथ जाना चाहती हूँ। तो इस तरह की जब सूरत हाल देखते हैं माँ बाप, और तो फिर वो मतलब अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए नहीं तावन करते, अदरवाइज़ वो तावन करते हैं। नदीम साहब, ये बहुत दफ़ा जैसा कैथरीन ने भी कहा कि ये कम उम्र लोग हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, एक ज़िद सी आ जाती है कि मैंने इसके साथ ही जाना है, माँ बाप कहते हैं हमने घर लेके जाना है। ये ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? मैं पेरेंट्स की यहाँ पे आपके चैनल के थ्रू पेरेंट्स को एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि सबसे पहले कोशिश करें कि बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान हमें ये फेस करना पड़ता है, जो मुश्किल जहाँ पे हमें आती है कि लॉ भी बिल्कुल क्लियर होता है, कोर्ट भी फेवर देना चाह रही होती है, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होती कि ये कम उम्र है। और खुदा का शुक्र है कि जहाँ पे हम ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो वहाँ पे हमें रिलीफ मिलता है, इंसाफ मिलता है। हमने बच्चियाँ लाई हुई हैं कोर्ट में, ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग हम कोर्ट से बच्चियाँ लेकर आए हैं। ठीक है। हाँ जी, इवन के शादियाँ हुई थी, उसके बावजूद बच्चियों ने रिफ्यूज़ भी किया हालांकि जाने में, लेकिन कोर्ट ने बच्चियाँ हमारे हैंड ओवर की, जहाँ पे देखा कि इनकी एज कम है। हाँ। वहाँ पे हुआ ये कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन थे, एविडेंस थी, और जहाँ पे एविडेंस नहीं होती वहाँ पे हमारे लिए मुश्किल आती है, क्योंकि वहाँ पे फिर अगर फर्ज करें कोई आम स्कूल का सर्टिफिकेट भी इवन कि उनके पास नहीं होता। कई लोगों को हम कहते हैं कोई सर्टिफिकेट ही ले आए आप, ताकि हम कोई एज का प्रूफ दे सकें, तो लेकिन लोगों के पास नहीं होती। इवन कि हमारे पास कल ही एक केस आया अभी रिसेंटली, तो वहाँ पे भी ये बात हम बात कर रहे थे, 14.5 साल एज है और वो बच्ची को किसी दूसरी औरत जो है मिस यूज़ कर रही है। तो लेकिन बंदे के पास मैंने उससे यही क्वेश्चन किया तो उसके पास इवन के बर्थ सर्टिफिकेट तक नहीं बनवाया उसने। 14.5 साल बच्ची की एज है। अब ज़ाहिर है हमने हेबियस उसकी फ़ाइल कर रहे हैं हम लोग, अब डेफिनेटली कोर्ट में हमें उसके लिए एविडेंस तो पेश करना पड़ेगी, लेकिन एविडेंस हमारे पास है नहीं, वो ज़ुबानी बात होगी, तो बच्ची आना नहीं चाहती। तो इसके लिए मैं आपके चैनल के थ्रू पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा अपने बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, कि ज़िंदगी में कोई पता नहीं होता किस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, कुछ नाम भी बने ऐसी। हाँ सिचुएशन। तो वैसे ही आप माशरे में आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए, आपको हर एक चीज़ के लिए शनाख्ती कार्ड चाहिए। शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तारीख पैदाइश चाहिए। सो ये तो
ज़रूरी नहीं कि खुदा न खास्ता आप किसी केस में ही मुश्किल में पड़े हुए हैं तो फिर ही, ये तो आम ज़िंदगी में भी पेरेंट्स को हम हमेशा कहते रहते हैं कि अपने बच्चों के ना जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, शनाख्ती कार्ड है, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ये माँ बाप के पास कहीं ज़रूर होना चाहिए। जी मैं इसमें एक एडिशन करना चाहूँगा। देखिए जैसा कि सेंसस की बात भी अगर हम करते हैं, ये कई दफ़ा ऐसा हुआ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें हमारी तादाद जो है वो बहुत कम निकलती है। ठीक है, देखने में तो हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो जैसा कि नदीम साहब ने बताया कि पूरे ख़ानदान के आईडी कार्ड नहीं होते, सर्टिफिकेट नहीं होते, बेफाम नहीं होते, तो हमारा फिर कोई भी काम जो है वो नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं हर लिहाज से, पॉलिटिकली, मजहबी तौर पर, हर लिहाज से ये हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी हम पाकिस्तान में रहते हुए सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। कैथरीन, ऐसे केसेस को ना खुदा करे कि ना हो, लेकिन ना होने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ये बहुत अहम है, क्योंकि बहुत सारे मामला तो घरों से ख़राब हो रहे थे। सबसे जो बड़ी बात है वो इलिटरेसी है, अनपढ़ हैं। और जब माँ बाप अनपढ़ हैं तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं उनको लाजमी स्कूल भेजें, और उनकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अब टाइम आ रहा है, जो आगे दौर है, ये रोशनी का दौर है, और इसमें जो बच्चे अनपढ़ हैं उनका कोई गुजारा नहीं हो सकता। तो एजुकेशन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके साथ साथ फिर जब अब एक टाइम गुजर गया कि बच्चों ने एजुकेशन नहीं ली, तो फिर उनके लिए कोई ऐसी ट्रेनिंग्स का इंतज़ाम हो पैरिश बेसिस पे, चर्च बेसिस पे, और जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को वहाँ पर भेजें, और चर्च आना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को अपने फेथ के बारे में भी पता चलता रहे कि हमारा फेथ क्या है, और हमने इस ईमान में वफादार कैसे। जी बिल्कुल। और हमने जब छोटे छोटे थे तो हमने जो था वो ईमान की ख़ास सच्चाइयाँ, और इसके साथ जो सारी नमाजें हैं, मेरा ख्याल है जब बच्चे चर्च में आके उनको रिपीट करते हैं बार बार, तो वो फेथ में भी मजबूत होते जाते हैं। कैथलिक दुआओं में ना आखिर में कहा जाता, इसी ईमान में मैं जीना मरना चाहती हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, और अपने ईमान का इकरार करना बार बार और उस पर मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो इस जैसे हमने CTS से कुछ प्रोग्राम्स शुरू किए हैं जो अवेयरनेस प्रोग्राम कम्युनिटी बेस्ड हैं, और कुछ चर्च में भी, चर्चिज़ के साथ भी अभी मिलके हम करेंगे। यूथ को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, यूथ के साथ काम करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं समझती हूँ हमारा चर्च इस पे इनिशिएटिव ले और प्रॉपरली कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए ताकि बच्चों को सही गाइडलाइन दी जाए, और उनको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाएं ताकि वो अपने ईमान में भी मजबूत रहें और सोसाइटी में भी एक मजबूत पर्सनैलिटी बन सके। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूं कैथरीन सपना का और पूरी लीगल टीम का। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी में से हमारे लिए टाइम निकाला ताकि हम नौजवानों को भी अवेयरनेस दे सकें, माँ बाप को भी अवेयरनेस दे सकें, और सिर्फ अवेयरनेस नहीं, मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है माँ बाप के लिए, नौजवानों के लिए, कि अगर हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर दें, ख़ानदानी ज़िंदगी में भी, अपने ईमान में भी और सोशल ज़िंदगी में भी, कि किस तरह हमने रहना है, किस तरह हमने अपने इंसानी तल्लुकात कायम करने हैं, फैमिली में भी, मसीही कम्युनिटी में भी और कम्युनिटी के बाहर भी। अगर माँ बाप ये तरबियत कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो कौमें जो ज़िंदा ईमान की तरबियत करते हैं, वो और उनके बच्चे कभी भी अपने ईमान से नहीं इधर उधर जाते। बस आखिर में यही कहूँगा आप सबको, मसीह ने आपको बचाया है और मसीह में ही ज़िंदगी है। जिसने कहा राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, क्योंकि उसी मसीह ने फरमाया है जान देने तक वफ़ादार है
तो ज़िंदगी का ताज मैं तुझे दूंगा। मेरा पैगाम है, जान जाए पर ईमान न जाए। गॉड ब्लेस यू।